नोटबंदी के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के चुनावों में विपक्षियों की तरफ से रोज घिर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज दहाड़ने का बड़ा मौका मिल गया। क्यों, ये तफसील से आप समझें, इसलिए पहले मोदी की दहाड़ सुनिए। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में उसने अपना नाम दर्ज करा दिया है। कल जीडीपी के आंकड़े आए, फिर से सिद्ध कर दिया कि नोटबंदी के बावजूद भी हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों ने, हिंदुस्तान के मेहनतकश लोगों ने, हिंदुस्तान के गांव के लोगों ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नौजवानों ने भारत की विकास यात्रा को कोई आंच नहीं आने दी भाइयों, कोई आंच नहीं आने। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सत्य है, क्योंकि साल 2016-17 की तीसरी तिमाही में यानी अक्टूबर से दिसंबर 2016 के बीच देश की विकास दर 7% रही है। जिन 92 दिनों के बीच की ये विकास दर आई है, इनमें नोटबंदी के ठीक बाद के 54 दिन भी शामिल हैं। यानी नोटबंदी के बावजूद भी देश में विकास दर को बड़ा झटका नहीं लगा, इसलिए प्रधानमंत्री अब सरकार को घेरने वाले हर विरोधी को ललकार रहे हैं। नोटबंदी कर रहा हो तो बोले चौपट कर दिया, सब चल रहा था, अच्छा जा रहा था, तुमने ब्रेक लगा दी। फिर क्या किया? 3 महीने से आपने सुना होगा, रोजगार चले गए, किसान बर्बाद हो गया, बुआई नहीं हुई, फर्टिलाइजर ले नहीं रहे हैं, फसल नहीं हो रही है, उद्योग बंद हो गए, कारखाने बंद हो गए, देश पूरी तरह पिछड़ गया। और बड़े बड़े विद्वान, कोई हार्वर्ड के, कोई ऑक्सफोर्ड के, 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने कह दिया, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, ये देश ने देख लिया। एक तरफ वो विद्वानों की जमात है जो हार्डवेयर का, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर बात करते हैं, एक और गरीब मां का बेटा है जो हार्ड वर्क के द्वारा देश की अर्थनीति बदलने पर लगा हुआ है। भाई, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के मुकाबले हार्ड वर्क से जवाब देने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2% तक विकास दर गिरने की बात कही थी। My own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. अर्थशास्त्र समझने वाले नेताओं ने ही नहीं बल्कि देश की कई और एजेंसियां और खुद आरबीआई तक का अनुमान विकास दर गिरने का था, लेकिन अब प्रधानमंत्री सीना चौड़ा करके कहते हैं कि देश को मोदी वाली अर्थनीति का मॉडल चाहिए। खनन 7.5% वृद्धि, बिजली गैस करीब 6.8% वृद्धि, 2016-17 का खरीफ का अनुमान, खरीफ के उपज में 9.9% वृद्धि, रबी में 6.3% उपजे, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7 की वृद्धि और महंगाई पर लगाम। भाइयों बहनों, देश को यही अर्थनीति का मॉडल चाहिए और देश आगे बढ़ रहा है, देश तेजी से बदल रहा है, ये हमने करके दिखाया है। लेकिन अब भी देश के कई अर्थशास्त्रियों को नोटबंदी के बावजूद विकास दर बढ़ने की बात गले के नीचे नहीं उतर पा रही है। बहुत से विश्लेषक और एजेंसियां नोटबंदी के दौरान विकास दर बढ़ने के पीछे की वजहें तलाशने में जुटे हैं। विरोधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मोदी कह रहे हैं कि अब
सच क्यों नहीं पच पा रहा है? Ever since this government came, they changed the statistical base in order to project a higher growth rate. That is well known. भाइयों बहनों, आप देखिए पिछले दिनों कल जो आंकड़े आए हैं, अब उनको परेशानी है। अब सच्चाई छुप नहीं सकती साहब, सत्य बाहर आकर के रह गया। तो अब क्या कह रहे हैं? आंकड़े कहां से आए? क्या पता ये आंकड़े सच है कि झूठ है? सभी सरकारों में आंकड़े जहां से आते हैं, हमारी सरकार में भी वहीं से आंकड़े आते हैं। जिन आंकड़ों के सहारे पिछले 10 साल से आप देश को समझाते थे, वही आंकड़े खुद बोलते हैं। ये काम और कारनामे की कथा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम की कहानी है भाई। इसीलिए आज आपको ये समझना जरूरी है कि आखिर नोटबंदी के बाद जीडीपी संभली रही तो ये आंकड़ों का खेल है या मोदी का मैनेजमेंट। जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, सुना तो आपने भी कई बार होगा, लेकिन आखिर ये जीडीपी की विकास दर होती क्या है? हम चाहेंगे कि पहले आप इसे आसान भाषा में समझें ताकि आप दूसरों को भी उतनी ही सरलता से बता सकें। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। और सरल भाषा में कहें तो एक साल में भारत में बनने वाले कुल सामान और सेवाओं की कीमत। देश में हुई कुल आमदनी का ब्यौरा जीडीपी है। जैसे आपने एक कार खरीदी तो आपने कार कंपनी को पैसा दिया, यानी जीडीपी बढ़ी। फिर कार कंपनी ने अपने कर्मचारी को तनख्वाह दी तो जीडीपी बढ़ी। कर्मचारी ने बच्चे को फीस दी तो जीडीपी बढ़ी। जितने लोग या कंपनियां या सरकार खर्च करते जाएंगे, उतना लोग कमाते जाएंगे, अर्थव्यवस्था में उतनी जीडीपी बढ़ती जाएगी। भारत में जीडीपी तय करने के लिए कृषि, उद्योग और सेवा 3 प्रमुख घटक हैं, जिनमें उत्पाद बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। आप सोचेंगे कि जीडीपी बढ़ेगी या घटेगी तो आपको क्या मतलब है, और आप इसे भी समझिए। अगर जीडीपी घटती है तो निवेश घटता है, उत्पादन भी घटता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है और इसका असर आपकी सैलरी पर भी पड़ता है। अगर जीडीपी बढ़ती है तो निवेश बढ़ता है, बाजार बढ़ता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती है। अब मोटा मोटा ये समझने के बाद कि जीडीपी क्या होती है, ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब देश में नोटबंदी के दौरान लोगों का पैसा बैंक में रखा हुआ था, जब आप तीसरी तिमाही के 92 दिनों में नोटबंदी के कारण 54 दिन तो एक एक पैसा संभाल कर खर्च कर रहे थे, जिस वक्त नोटबंदी के कारण हफ्ते में 2500 रुपए निकालने की सिर्फ आपको छूट थी, देश की 2/3 करेंसी जब बैंक की बेड़ियों में बंध गई थी, तब देश में विकास दर संभली कैसे रही? अब हम अगर देखें तो जीडीपी के 8 प्रमुख स्रोतों में से 5 में देश की आमदनी घटी और 3 में बढ़ी है। शायद यही वजह है कि सरकार के आंकड़ों पर शक किया जा रहा है। शक कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर सौम्य कांति घोष के विश्लेषण से झलकता है। डॉक्टर सौम्य कांति घोष का मानना है, सरकार ने 2017 के आंकड़े दिखाते समय 2016 के आंकड़ों में बदलाव किया। 2016 की पहली और दूसरी तिमाही में बदलाव के बाद विकास दर बढ़ी हुई दिखती है, पर 2016 की तीसरी तिमाही में अचानक बड़ी गिरावट दिखती है, जिसका सीधा नतीजा 2017 की तीसरी तिमाही के नतीजों में पड़ता है और जीडीपी दर 7% तक दिखाई पड़ती है बावजूद नोटबंदी के। सौम्य कांति घोष के विश्लेषण में बात सामने आती है कि 2017 में आंकड़े सुधारने के लिए 2016 के आंकड़ों में काफी फेरबदल किया गया। सौम्य कांति घोष का मानना है कि सोने के दामों में गिरावट हुई, साथ ही कंपनियों ने अपने कैश को बिक्री की मद में दिखा दिया, जिससे सरकारी आंकड़ों में बढ़त दर्ज हुई। एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री मानते हैं कि सीएसओ के आंकड़े अब किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए काफी कठिन हो गए हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं अर्थशास्त्री प्रणब सेन। उनका खुलासा काफी चौंकाने वाला है, जो कहते हैं कि खुदरा और स्टॉकिस्ट ने अपना काला धन निर्माता और उत्पादक को दिया। उत्पादक ने उससे एक्साइज ड्यूटी भरी और बढ़ी हुई ड्यूटी ने जीडीपी को बढ़ाने में मदद किया।
यानी काले धन को खत्म करने के लिए लाई गई नोटबंदी में सरकार को काले धन ने ही सहारा दिया। इसी बढ़े हुए अप्रत्यक्ष कर का नतीजा है कि अगर हम सब्सिडी और कर को हटाकर जीडीपी देखें, जिसे जीवीए भी कहते हैं, तो उसकी दर 6.6% ही है, जबकि जीडीपी की दर 7% है। इसी अंतर को आधार बनाकर एसबीआई के अर्थशास्त्री तापस परीदा ने एबीपी न्यूज को बताया कि आने वाली तिमाही में आर्थिक विकास दर के घटने की आशंका है, पर यह एक पहलू है। अब हम आपको एबीपी एक्सपर्ट पैनल के पास निर्णायक राय के लिए ले चलते हैं। जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था उसको ओवर एस्टिमेट किया गया। वो इतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए था जितना कि एस्टिमेट किया गया था। बहुत सारे एजेंसीज़ ने बहुत सारे अनुमान दिए। जो अनुमान थे वो 0.5% से लेकर 2 परसेंटेज पॉइंट तक के थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इसका 1% एवरेज भी लेते हैं तो उससे भी कम ही असर पड़ा है। फुल क्वार्टर था और दिवाली शॉपिंग, कुछ हद तक क्रिसमस शॉपिंग, न्यू ईयर शॉपिंग, और साथ ही साथ क्योंकि ईएमआई पे या लोन पे कंज्यूमर की आइटम्स बहुत सी ली जाती हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, बट फिर भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आया है। अगर आप मुझसे पूछें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का मानना है अगर डीमोनेटाइजेशन ना हुई होती तो शायद जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं 7.2 या 7.25 पे आई होती। तो डीमोनेटाइजेशन का कुछ इम्पैक्ट तो आया है, बट ज़्यादा नहीं आया। तो हो सकता है कि सीएसओ जो फिगर्स जो पब्लिश करते हैं उसका कंप्लीट डेटा उनके पास आया नहीं होगा, जो रिवाइज करते हैं बार बार। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट हुआ है। सीएसओ कह रहे हैं कि 7.1% ग्रोथ होगा 16-17 में। तो अभी मुझे तो लगता है कि ये थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट है, और जब फाइनल फिगर्स आ जाएंगे तब मेरे ख्याल से कम ग्रोथ दिखाई देगा।